चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप पिछले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के सम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में हम उसी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर्स है और इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का आता है। और इस चैप्टर में कुल मिला के बस एक ही टॉपिक है और वो 5 नंबर लाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आज के इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही टॉपिक बस आपको पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो मैं भी फ़र्क बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टावर है या फिर कोई खंबा है वो इस तरीके से, और कोई बंदा या कोई लड़का है वो यहाँ से देख रहा है। तो जब वो देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा। जब इंसान ज़मीन पे है और जो वस्तु को वो देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो अगर ऊपर है, तो इस केस में जो उसके ये जो होगा ना वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा कि ये इस रास्ते से देख रहा है। और वो जो एंगल बनेगा ना ज़मीन के साथ इसका, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन यानी ऊपर जाता हुआ एंगल। देख पा रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा है वो ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है, इसलिए इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज़मीन के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वही अगर मान लो कि कोई बंदा इस खंबे के ऊपर चढ़ा होता है और वो नीचे की किसी वस्तु को देख रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खंबे के ऊपर है और वो नीचे के किसी वस्तु को देख रहा है ना, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बेस के साथ बनता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक पैरेलल लाइन खींच के, बेस के साथ एक पैरेलल लाइन खींच के ऊपर की तरफ बनता है। पर इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल जितना होगा, अगर मान लीजिए ये 60 दिया है तो ये भी 60 होगा। तो आपको इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू हमेशा सेम आती है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू एक ही होती है। अगर आप बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कई जगह लिखा रहता है, पर उसे भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों की वैल्यू सेम आती है हमेशा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले एनसीईआरटी में भी इसका बस एक ही एक्सरसाइज है, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक टेबल है चैप्टर नंबर 8 में वो याद करना पड़ेगा। अगर आपसे पूरा टेबल याद नहीं हो रहा ना, तो बस केवल ये 9 वैल्यूज़ याद कर लीजिए। आपके जितने भी सवाल है वो इन्हीं 9 वैल्यूज़ से आएगा और किसी से नहीं आएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, ऐसे करके आप सारा वैल्यू याद कर लीजिए। और आपको इतना एक बात और पता होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन छहों के अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर का सम सॉल्व करने के लिए। चलिए हम इसके 3 सवाल करेंगे आज। इन्हीं 3 सवाल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने सवाल लिए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, जो कई बार आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का होगा अगर आएगा तो। ठीक है, आपको ना इन क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक समझा देता हूँ। आप बस क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बना लीजिए। अगर आपने फिगर बना लिया, डायग्राम बना लिया, तब आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। सबसे मुश्किल होता है इसमें डायग्राम बनाना, पर ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो आपसे फिगर भी आसानी से बन जाएगा। चलिए मेरे साथ देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड, देखा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है। तो एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लीजिए 75 मीटर का, लीजिए हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सी लेवल से ऊंचाई है 75 मीटर। ये एक लाइट हाउस है, लिख देता हूँ, लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी दो नाव होंगे, एक मान लीजिए यहाँ है, एक मान लीजिए यहाँ है। ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 30 डिग्री। मान लीजिए एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। शिप ए यहाँ पर है, शिप बी यहाँ पर है। सौरभ क्या कर रहा है? हाँ, तो एक शिप होगा यहाँ पर और एक शिप है यहाँ पे। जैसा क्वेश्चन में लिखा है मैंने बस वैसा ड्रॉ कर दिया। अच्छा हाँ,
क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा था, यानी मैंने बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, तो यानी ये आपको ये एंगल्स दिए हुए थे, पर मैंने उसको वहाँ पे रख लिया क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, सिंपल है। आप डायरेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन को डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा डायग्राम बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों शिप के बीच में वो डिस्टेंस है ये वाला, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए किसी राइट ट्रायंगल का ये साइड क्या पार्ट है, नहीं, देखिए दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला छोटा वाला, इस वाले राइट ट्रायंगल का पार्ट है ये, और इस वाले राइट ट्रायंगल बड़े वाले का राइट ट्रायंगल का पूरा पार्ट है ये। तो आप किसी भी तरीके से ये पूरा नहीं निकाल सकते, पर यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर आपने ये पूरा इसकी हेल्प से अगर आपने ये लेंथ निकाल लिया और इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से अगर आपने ये लेंथ निकाल लिया, तो इस पूरे में से इतना माइनस करने के बाद एक्स मिल जाएगा, वही हम करने वाले। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में कितना एंगल दिया हुआ है, 45 डिग्री। आपके पास इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला में P अपॉन बी आ रहा है, तो देखिए ये वाला आ रहा है P अपॉन बी tan थीटा, और एंगल कितना दिया हुआ है 45, यानी आपको tan 45 यूज़ करना पड़ेगा। tan 45 इक्वल टू P अपॉन बी। tan 45 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए क्या है 1, अगर tan 45 1 है, P की वैल्यू 75 है और बेस आप निकाल रहे हैं, तो बेस भी आ जाएगा 75, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस भी आ गया 75 मीटर। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा निकलेगा, ये पूरा निकलेगा ना, तो इसमें भी लग रहा है tan ही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan 30 इक्वल टू P अपॉन बी, फिर से tan 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 लिखा हुआ है, 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, 75 का 75 ही है, लेकिन बेस ध्यान दीजिए इस केस में बेस बस ये नहीं है, क्योंकि हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो इसका बेस बन जाएगा b प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, यहाँ पे b प्लस एक्स लिख दिया। b की वैल्यू अभी निकाली 75 ही आई है, तो यहाँ पे 75 रख दिया, और ये वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इतना तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ से √3 डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, और ये 75 प्लस का वहाँ जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75, दोनों में से आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर 75 कॉमन ले लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। दो और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बहुत सिंपल सवाल है। क्या लिखा हुआ है, एक तूफान आने की वजह से एक पेड़ टूट गया। मान लीजिए पेड़ कुछ ऐसा था, टूटा बीच में से, पेड़ ओरिजिनली ए बी था, और ये मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद कुछ इस तरीके से गिरा होगा ज़मीन पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वो ज़मीन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का, यानी यहाँ से ये 30 डिग्री का पेड़, यही वाला पेड़ टूट के यहाँ गिर गया और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। आपसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, यानी पेड़ के बेस से लेके उस पॉइंट तक की दूरी है 8 मीटर, और आपसे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है, क्या हाइट ऑफ द ट्री बस इतना है या फिर बस इतना है। ध्यान दीजिए ट्री ओरिजिनली ए बी पूरा था, मतलब आपको ये लेंथ में निकालना पड़ेगा और ये लेंथ में निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी हाइट ऑफ ट्री आएगा, वरना आप बस इतना निकाल के छोड़ देते हैं कई लोग, पर ये ऐसे नहीं होगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी। तो ध्यान दीजिए आपको इस एंगल के हिसाब से ये दिया है, ये बेस दिया है, और आपसे पी भी निकालना है और एच भी निकालना है। तो पी और बी वाला कौन सा रिलेशन है, पी और बी वाला रिलेशन होता है tan थीटा, यानी आप पहले देख लीजिए tan 30, क्योंकि एंगल 30 लिखा था, इक्वल टू P अपॉन बी। पी आपको निकालना है, बी 8 दे रखा है, और tan 30 की वैल्यू होती है √3, P अपॉन 8, तो P की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3, और नीचे आ रहा है √3, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो हो गया 8 √3
√3 गुना √3 3 हो गया। ये तो आ गया परपेंडिकुलर, लेकिन अभी आपको हाइपोटेनियस भी तो निकालना है क्योंकि पेड़ की ऊंचाई h + p है। तो हाइपोटेनियस के लिए b और h में कौन सा रिलेशन होता है? b और h में होता है cos 30 इक्वल टू b/h होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस दिया हुआ है 8, हाइपोटेनियस निकालना है, h वहाँ चला गया और 8 × 2 = 16/√3। फिर से रैशनलाइज कर लेते हैं तो आ गया 16√3/3। लेकिन ये भी हाइपोटेनियस आया। अभी आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा p + h, क्योंकि p अब जो बचिया ट्रेन और h जो टूटा था दोनों को मिलाकर ही आएगा। p आया आपका 8√3/3 और ये आया 16√3/3। 16 8 24√3/3, 3 से कट के 8√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आपका इस बार प्री बोर्ड में भी आया था, आपको याद होगा। ठीक है, क्या लिखा है सवाल में? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी 2 पोल बराबर हाइट के हैं। अगर ये x है तो ये भी x है, 2 पोल्स बराबर हाइट के हैं। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड पे जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, यानी ये जो नीचे रोड है, रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर जाता हुआ एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी किसी बिंदु बीच से अगर एक पोल को देखा जाए तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे पोल को ऊपर देखा जाए तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। एक पोल को देखा जाए तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एक पोल को देखा जाए तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स। तो एक तो x हाइट ऑफ पोल्स निकालना है और इस बिंदु से दोनों की डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देख लीजिए, ये 80 है, अगर मैं इतना को y मान लूँ तो ये 80 - y हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 80 है ना। चलिए, टोटल 80 है, अगर मैंने इतना y माना है तो ये 80 - y होगा ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो 80 ही आएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर फिगर बन गया तब तो आपसे हो ही जाएगा। तो इसमें देखिए, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला होता है tan। तो tan 60 निकाल लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, उसकी वैल्यू होती है √3। फॉर्मूला p/b, p है x और ये है y, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो x आ गया y√3। ठीक है, वही काम इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 होता है 1/√3। इसका फॉर्मूला सेम p/b, p ये है लेकिन बेस इस पर 80 - y है, p ये है लेकिन बेस 80 - y है। अब x की ये वैल्यू y√3 यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 गुना √3 3 हो गया, 3y = 80 - y से सॉल्व कर लेंगे तो 4y = 80, y = 80/4 यानी 20 मीटर। अगर इतना डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये 60 बचा, क्योंकि टोटल तो 80 है ना, इतना 20 आया तो ये 60 हुआ, तो दूसरा डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। और आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो हाइट ऑफ पोल क्या है? y√3, y कितना है? 20, तो x कितना आ गया? 20√3। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना है। अगर आपसे फिगर बन गया तब तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा ही लोगे। सबसे बड़ा दिक्कत आता है फिगर बनाने में, वो ध्यान से करिए।